स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में है। आप देखें कि 13 दिसंबर के दिन कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर जो विजिटर्स गैलरी है वहाँ से मेन असेंबली एरिया के अंदर जंप किया गया और सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स उन एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा जो टेरर के जो चार्जेज हैं यूएपीए एक्ट के अंडर में, इसके अलावा जो राइट्स को जो स्प्रेड करने के जो चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट 13 दिसंबर के बारे में, तो आप देखिए कि 13 दिसंबर 2001 के समय इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक है वो किया गया था। जैसे मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा नाम के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि उनके ऊपर अटैक है वो किया गया था जैसे मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा के द्वारा। और उसी दिन यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है उनके द्वारा इस तरीके का जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट है वो कैरी आउट किया गया। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा जो टेरर चार्जेज हैं उनके अगेंस्ट में लगाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा एक इंसिडेंट है जिसे हम रीड करते हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि HSRA नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, HSRA नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था उसके एक एक्टिविस्ट है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, उनके द्वारा जो सेंट्रल असेंबली है उसके अंदर जो बॉम्बिंग है वो भी कैरी आउट किया गया था। तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो बॉम्बिंग किया गया वो कौन से जो बिल है, कौन से जो एक्ट है जिसके अगेंस्ट में कैरी आउट किया गया था? एक तो स्टूडेंट पब्लिक सेफ्टी बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल है। इसके अलावा आप देखिए कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है 1926 का, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो बॉम्बिंग है वो किया गया था सेंट्रल असेंबली के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको HSRA के बारे में भी पता होना चाहिए। पहले उसका नाम है HRA के नाम से हुआ करता था, बाद में जिसमें सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया गया था। दिल्ली के अंदर इसका एक मीटिंग हुआ था, दिल्ली के अंदर जो फिरोज शाह कोटला का जो एरिया है वहाँ पे इसका मीटिंग हुआ, वहीं पे ही इसका जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड किया गया। स्टूडेंट्स इसी के अलावा आप देखिए कि जो भगत सिंह है उनके साथ में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनकी हम भगवती चरण वोहरा के रूप से जानते हैं। उनका एक बुक भी है फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब में उन्होंने अपना जो आइडियाज़ है उनके बारे में बताया है, क्यों बॉम्बिंग वहाँ पे थ्रो किया गया था भगत सिंह के द्वारा, क्यों भगत सिंह के द्वारा कहा गया था कि जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए जो बॉम्ब का जो ज़रूरत है। तो ये सब इंसिडेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 2001 के समय जो टेरर अटैक किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर में। आप देखिए कि इसी सिक्योरिटी ब्रीच के अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो किया गया पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान में। तो 14 अपोजिशन पार्टीज के जो MPs हैं उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर में। तो सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सस्पेंशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स लोकसभा एंड राज्यसभा की जो रूल्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रूल्स के अगर हम बात करें तो रूल नंबर 373 है, रूल नंबर 255 है। ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सस्पेंशन है उसको बताया गया है। अब ये सस्पेंशन किसके हैंड के अंदर है? आप देखिए कि जो सस्पेंशन है लोकसभा के अंदर उसके स्पीकर हैं, लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं, राज्यसभा के अंदर उसके जो चेयरमैन हैं, उनके कंप्लीटली पावर के अंडर में है, जिनके द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इस तरीके से जो सस्पेंड है वो किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एरर है वो भी देखने के लिए मिला था। एक अपोजिट पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उस समय में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर में, जो बेसिकली अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है वहाँ पे वो प्रेजेंट थे और उनको भी बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसको एरर के रूप में माना गया कि एरर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, उसके बेसिस पे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, यहाँ पे आपको सस्पेंशन के बारे में एक और जानकारी होनी चाहिए कि आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम इक्वलिटी के बारे में बात करें, क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इक्वल यहाँ पे पावर है सस्पेंशन के रिगार्डिंग में या सस्पेंशन को रिवोक करने के पर्सपेक्टिव से? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसकी भी स्पीकर एंड चेयरमैन का बात करें तो कोई भी इक्वल पावर आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। लिटिल बिट जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है दोनों का ही पावर के अंदर में सस्पेंशन एंड रिवोक के पर्सपेक्टिव से। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 122 के अंदर कहा गया है कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है उसका किसी भी एक्टिविटी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चैलेंज है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे मेंशन किया गया है डल लेक को। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो बेसिकली जो डल लेक है वो फ्रोजन स्टेट के अंदर में आती है विंटर समय में, तो उसको यहाँ पे शो किया गया है इस फोटो के अंदर में। आपको यहाँ पे जो बेसिक जानकारी है वो डल लेक के बारे में भी होनी चाहिए। डल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है, श्रीनगर के एरिया के अंदर में। पीर पंजाल का जो हिल्स है, पीर पंजाल का जो माउंटेन रेंज है, इसके सराउंडिंग एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, उसका जो माउंटेन्स है उसको इसको सराउंड करती हैं, इसको डल लेक को। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एज ए फ्लोटिंग मार्केट के रूप में चिनार के जो ट्रीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे डल लेक के एरिया के अंदर में। इम्पोर्टेंट ये अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट वेटलैंड है यहाँ पे। क्या ये जो कश्मीर का जो रामसर साइट है उसके रूप में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि डल लेक को। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो रामसर साइट्स है, रामसर साइट क्या है? इंपॉर्टेंट जो रामसर है, इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज करने को ही हम रामसर साइट्स के रूप से जानते हैं। तो 1973 का एक कन्वेंशन है, रामसर नाम का जो सिटी है ईरान के अंदर में। इंडिया के अंदर प्रेजेंट समय में कितना रामसर साइट है स्टूडेंट्स? 75 रामसर साइट्स है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट कौन से स्टेट के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर में। फिर किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर में। कोई ऐसा भी स्टेट है कि जिसके अंदर रामसर साइट नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे कोई भी रामसर साइट्स है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो कश्मीर की अगर हम रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर टोटली 5 जो रामसर साइट्स हैं वो कश्मीर के अंदर प्रेजेंट हैं। 2 रामसर साइट्स लद्दाख के अंदर हैं, जो पहले कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर का। कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखिए कि होकेरा नाम का एक रामसर साइट है, होकेरा नाम का एक रामसर साइट है। होकेरा के अलावा हाईगम नाम का एक साइट है, होकेरा हाईगम है। हाईगम के अलावा आप देखिए कि सोलबाग है, सोलबाग आपको देखने, सुलबाग के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सुरिनसार मनसार है, सुरिनसार, सुरिनसार और मनसार है, सुरिनसार प्लस में मनसार, ये एक ही है इसका नाम। और इसके अलावा अगर हम बात करें वुलर लेक है, उसको भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रामसर कन्वेंशन के रूप में एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। लद्दाख के अंदर कौन कौन सा है जो बेसिकली पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था? तो सो मिरीरी है, सो मिरीरी है। इसके अलावा आप देखिए कि सो कर है। यहाँ पे जो तिब्बतियन लैंग्वेज के अंदर सो का मतलब है, टी यहाँ पे साइलेंट होगा, सो का मीनिंग होता है कि कंप्लीटली लेक के एरिया को। तो सोकर है। इसके अलावा सो मिरीरी है, वो वहाँ पे लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि पेंगुइन लेक आपने सुना होगा नेम उसके बारे में, जो बेसिकली एरिया भी शेयर करता है चाइना का जो बॉर्डर है और इंडिया का बॉर्डर है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि पेंगोंग लेक है वो यहाँ पे एक रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं है, जो लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कश्मीर के अंदर जो विंटर का जो सेशन है उसको शो किया गया है, कैसे यहाँ पे जो लेक है वो फ्रोजन स्टेट के अंदर में आती है। जो यहाँ पे बोट्स हैं उनको शिकाराज के रूप से जानते हैं। तो आप देखिए कि कश्मीर के अंदर में 40 डेज का एक जो आपको हार्ड जो विंटर है जो सेशन देखने के लिए मिलता है, उसको चिली कालान के रूप से जानते हैं। कश्मीर के अंदर में चिली कालान के रूप से एक हार्ड जो 40 डेज का सेशन है विंटर का, जिसको हम चिली कालान के रूप से जानते हैं, जिसके अंदर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है काफ़ी जो कम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो नया गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में आया है, उनके द्वारा रूरल एरियाज़ के अंदर जो हाउसिंग है उसके बारे में परमिट दिया गया है कि यहाँ पे जो हाउस है वो बनाई जाएंगे। तो आप देखिए कि पीएम आवास योजना के बारे में आपने रीड किया होगा। पीएम आवास योजना आपको अर्बन एरिया के अंदर में और रूरल एरिया दोनों के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। अर्बन एरिया के अंदर में कौन से मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा डील किया जाता है पीएम आवास योजना को? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये कौन सा मिनिस्ट्री है? हमारे जो हरदीप सिंह पुरी हैं प्रेजेंट समय में इसके मिनिस्टर हैं। आप देखिए कि जो सेंट्रल स्टा का रीडेवलपमेंट है वो भी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा कैरी आउट किया गया था। हमारा जो न्यू पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ पे जो बेसिकली राजपथ का एरिया हुआ करता था जिसको कर्तव्य पथ के नाम से किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में देखने के लिए मिलता है। इवन आपने सुना होगा डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो का जो रेलवे कॉरपोरेशन है वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो घर बनाने हैं, रूरल एरिया के अंदर घर को बनाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का जो बेसिकली पीएम आवास योजना है उसका रूरल एरिया के रिगार्डिंग में कौन सा मिनिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जिसके द्वारा रूरल एरिया के अंदर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसको डील किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहले जो नेम है वो क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स? पहले इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना करते थे, बाद में इसका जो नेम है वो चेंज किया गया।
और पीएम आवास योजना एक इम्पोर्टेंट मिशन है, हाउसिंग फॉर ऑल का एक प्रोविजन है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट है अर्बन एरिया के अंडर में। तो काफ़ी कुछ कंपोनेंट्स है वो आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम आवास योजना के रिगार्डिंग ही कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ को रीड किया था। न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया था कि पीएम आवास योजना के अंडर में जो हाउस यहाँ पे बनाए जाए उनके ऊपर एक यहाँ पे जो लोगो है वो लगाया जाए, लोगो के अंदर बताया जाए कि ये हाउस पीएम आवास योजना के अंडर में बना है। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। होमवर्क ये है कि बेसिकली आप ये बताना कि पीएम आवास योजना जो ग्रामीण एरिया के अंदर है, रूरल एरिया के अंदर है, क्या वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कंप्लीटली 100% मनी क्या सेंटर के द्वारा दिया जाता है, क्या वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है कि यहाँ पे 60-40 का जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलता है, 40% जो पैसा है वो स्टेट्स के द्वारा उसको कैरी आउट किया जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में है, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा एक जजमेंट दिया गया, बताया गया कि एक ये पर्सन है जिसको फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है, इसको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जिन पर्सनस को फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा भी फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है उसको वैलिड कर दिया जाए, तो उन फॉरेनर्स के रिगार्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है आपको बनानी चाहिए कि उन पर्सनस को किसके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। क्योंकि आप देखिए कि जिन पर्सनस के द्वारा जो यहाँ पे एक लास्ट डेट है उसके बाद में अगर आसाम के अंदर एंट्री की गई है तो उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल के थ्रू में जो फॉरेनर है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, उनका जो लैंड का जो एरिया है वो वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा ले लिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1946 का जो एक्ट है उसके थ्रू किया गया है। 1946 का जो एक्ट है उसके थ्रू में क्या फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। तो आप देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है उसको ही फाइल किया गया था। जो पर्सन है जो लास्ट कट ऑफ डेट था उसके बाद में आसाम के अंदर उनके द्वारा एंट्री की गई और उनको फॉरेनर है वो बना दिया गया है, तो उनका डिपोर्टेशन एंड जो डिटेंशन है वो कैरी आउट किया जाता है वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो उड़ीसा हाई कोर्ट है, यहाँ पे आपका एक और होमवर्क है बेसिकली इसके रिगार्डिंग में गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप ये बेसिकली इसको रीड करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना चाहो तो बता सकते हो आप। बेसिकली गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में कौन कौन से जो स्टेट्स हैं उसको कवर किया गया है, क्या गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया गया है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी के बारे में है, आप देखें कि 2016 के समय वहाँ पे एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला था, वहाँ पे एक डॉग का बाइट की वजह से एक पर्सन है उसका यहाँ पे डेथ हुआ था। तो उसके जो किन्स हैं, उन चिल्ड्रन के जो किन्स हैं उनको यहाँ पे जो पैसे हैं कंपनसेट के रूप में दिए गए हैं। आप देखिए कि पुरी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको कुछ टेम्पल्स के बारे में रीड किया होगा। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है जिसे कि हम वाइट पगोडा के रूप से भी जानते हैं, और उसी पुरी के पास में सिचुएटेड है कोणार्क का जो सन टेम्पल है, कोणार्क का जो सन मंदिर है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए वो भी पुरी के पास में ही सिचुएटेड है, जिसको कि हम ब्लैक पगोडा के रूप से जानते हैं, इसको व्हाइट पगोडा के रूप से जानते हैं जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है। अगर हम डॉग्स के बाइट्स के बारे में बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर भी देखने के लिए मिले हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि क्यों यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा बाइट कर लिया जाता है, क्या उनका कोई मेंटल इश्यूज है प्रेजेंट समय में, या ऐसे इश्यूज क्यों यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए अर्बन एरिया के अंदर अगर हम इसको डिस्कस करें तो अर्बन एरिया के अंदर जो कम्प्लीटली जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए जो यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है, टू मच कंक्रीट का एरिया है हर जगह, कहीं पे भी जो मिट्टी है वो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हीट का जो समय है, जो समर का जो समय है, उस समय काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं कि उनको प्रॉपर प्लेस ना होने की वजह से, प्रॉपर कोई पार्क के अंदर कोई एरिया ना होने की वजह से उनको कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होती हैं। तो इसी वजह से भी हो सकता है कि उनके जो कोई मेंटल इश्यू है वो देखने के लिए मिला हो, इस वजह से जो डॉग बाइट के जो इंसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हों। वहाँ का जो अर्बन लोकल अथॉरिटी है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका जो प्रॉपर समय में जो जो इनका ब्रीडिंग का जो इश्यूज है उसको डील किया जाए, उनका कंट्रोल जो ब्रीडिंग है वो देखने के लिए मिले। ऐसे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपके लिए जो होमवर्क है, यहाँ पे आपको होमवर्क ये है कि आप यहाँ पे जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, कोणार्क सन मंदिर है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना किसके द्वारा बनाया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें
कोणार्क के सन मंदिर के बारे में। तो एक आप देखना कि इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो सन टेम्पल है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर कोणार्क के रीजन के अंदर सन टेम्पल है, एक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी सन टेम्पल है, गुजरात के अंदर जो मोदेरा नाम के जो जगह है वहाँ पे भी जो सन टेम्पल है वो सिचुएटेड है। तो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो सन टेम्पल है वो डेडिकेटेड किए गए हैं लॉर्ड सन को, और उनको बनाया गया है। मैक्सिमम जो सन टेम्पल है आपको ईस्टर्न फेसिंग है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बेसिकली इंसिडेंट था यहाँ पे जगन्नाथपुरी के रिगार्डिंग में, और जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल और स्टेट का एक कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट का रिगार्डिंग द एमजी नरेगा के बारे में। तो एमजी नरेगा इंसिडेंट, एमजी नरेगा का जो स्कीम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम एमजी नरेगा के बारे में बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है MKSS। जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करोगे तो उसके अंदर फर्स्ट जो फाउंडेशन कोर्स है उसके बाद में एक जो प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम भारत दर्शन के रूप से जानते हैं। तो भारत दर्शन के अंदर बेसिकली आपको इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो घुमाए जाएंगे, जैसे कि आर्मी के साथ में आपका अटैचमेंट है, नेवी के साथ में अटैचमेंट होगा, एयरफोर्स के साथ में। और उस भारत दर्शन के अंदर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि कौन सी अर्बन लोकल बॉडी है वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है, कौन सा ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप राजस्थान के थ्रू आपका यहाँ पे जो रूट रहा भारत दर्शन प्रोग्राम के अंडर में, तो आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ज़रूर विजिट किया जाएगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन यहाँ पे मूवमेंट है वो चलाया गया था राइट टू वर्क के पर्सपेक्टिव से। और उसी की वजह से आप देखिए कि जो MG नरेगा नाम का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया 2005 के समय में। बाद में जो महात्मा गांधी का जो नाम है इसके ऊपर में ऐड किया गया है। इनिशियल फेज में नरेगा हुआ करता था। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है स्टूडेंट्स? MG नरेगा। MG नरेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अगर हम ये डेज के बारे में बात करें तो 100 डेज यहाँ पे फिक्स किए गए हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि अनस्किल आपको कोई भी स्किल का ज़रूरत नहीं है। आप 18 ईयर्स के पास आपका एज होना चाहिए, 18 ईयर्स के अबाउ आप रूरल एरिया से बिलोंग करनी चाहिए, और आपको यहाँ पे अपना जो पंचायत है उसके अंदर रजिस्टर करना है एज ए नरेगा वर्कर के रूप में। तो आपको एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा। अगर आपको 15 डेज के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है तो आपको जो उसका रिगार्डिंग में जो पैसे हैं वो कंपनसेट के रूप में वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा ही हमारा जो MG नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंडर में आपको देखिए कि जो सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा ऐड किया गया था। सोशल ऑडिट क्या है कि नरेगा वर्कर्स के द्वारा कोई भी काम किया जाता है उसका पंचायत के लेवल के ऊपर सोशल ऑडिट हो। कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसके द्वारा सोशल ऑडिट का जो प्रोविजन है वो ऐड किया गया? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको जो मेघालय नाम का जो स्टेट है वो देखने के लिए मिलता है। मेघालय स्टेट के द्वारा फर्स्ट टाइम जो सोशल ऑडिट है उसको ऐड किया गया। क्या इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं? क्या इसके अंदर भी आपको कुछ यहाँ पे जो कमियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं MG नरेगा के अंदर में? तो आप देखिए करप्शन ये काफ़ी बड़ा इशू है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए कि अनस्किल जो वर्कर्स है उनको यहाँ पे लिया जाता है। तो बेसिकली अनस्किल लेबर फोर्स है उसको ये प्रमोट करता है। प्रेजेंट समय में स्किल का जो डिमांड है, स्किल का एक ज़माना है, तो स्किल यहाँ पे होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी इसके कुछ ड्रॉबैक है वो देखने के लिए मिलते हैं। करप्शन है, अनस्किल है, अनअवेयर यहाँ पे लेबर फोर्स है, उनको काफ़ी सारी ऐसी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से बीच में जो करप्शन है उनका कर लिया जाता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी एक इशू है प्रेजेंट समय में। वो किस वजह से इशू है? आप देखिए कि हमारे जो लेबर फोर्सेज हैं उनके यहाँ पे जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स है वो डिसमैच होने की वजह से काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। वो अभी बैंक्स के रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हमने उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पेटिशन है वो फाइल की गई। पेटिशन इज रिगार्डिंग द ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यहाँ पे जिनके नेम के अंदर में कोई भी रिलीजियस नेम है उसको डी रजिस्टर किया जाए, डी लिस्ट यहाँ पे किया जाए। तो आप देखिए कि 2005 के अंडर में इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया जाता है। तो हाँ, यहाँ पे जो हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बेसिकली आप पार्लियामेंट को यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, पार्लियामेंट के द्वारा ही ऐसा कोई जजमेंट है वो पास किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा इस टॉपिक है उसको डील किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ऑलरेडी ऐसा मैनुअल है जिसके अंदर किसी भी रिलीजियस वर्ड को एज ए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं ऐड किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 29A है उसके अंडर में इलेक्शन कमीशन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को जो रजिस्टर है वो किया जाता है।
पेटिशन के अंदर कुछ पार्टीज के नाम भी यहाँ पे लिए गए हैं, जिसके अंदर AIM का नाम का जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है, उसको बताया गया कि वहाँ पे जो रिलीजियस नेम है वो मेंशन है उस पार्टी के नेम के अंदर में, और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, यहाँ पे सबको जो इक्वल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड नहीं करता है। रिलीजियस वर्ड, कास्ट का जो वर्ड है, इन सभी को आप यूज नहीं कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज के नेम के अंदर में। एक हिंद स्वराज नाम का पार्टी है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया था यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ इलेक्शन कमीशन को पावर है पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन का, क्या डी रजिस्ट्रेशन का पावर है इलेक्शन कमीशन को। तो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन को अपने प्रोविजंस के अंदर में डी रजिस्ट्रेशन का, डी लिस्टिंग का जो पावर है वो नहीं दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। विशाख का जो रीजन है वहाँ पे गैस का जो लीकेज है वो देखने के लिए मिला है। गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड नाम का जो गैस है उसका लीकेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट, ये थर्ड यहाँ पे जो थर्ड इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस का जो यहाँ पे इसको नंबर है वो दिया गया है। आप देखिए कि जो ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी एक इम्पोर्टेंट पोटेंशियल के रूप में काम करती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको वाटर वेपर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है स्टूडेंट्स, सॉरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन है, इसके अलावा मीथेन है। ओजोन कौन सा, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर ओजोन है उनको एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। आप देखिए कि वाइजैक के अंदर जो इंसिडेंट सामने आया है जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का जो लीकेज है वो वहाँ पे देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स, इस गैस को बेसिकली एज ए लाफिंग गैस के रूप से भी हम जानते हैं, इसको एज ए लाफिंग गैस के रूप से भी हम जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी देखिए कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था 2 दिसंबर के समय ही हमारा 1984 के समय एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला था, जिसके अंदर कौन सा गैस है वो लीकेज हुआ था भोपाल का। उस इंसिडेंट के अंदर में यूनियन कार्बाइड नाम का जो कंपनी था वहाँ पे आप देखिए कि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 12th बेस्ड जो एग्जामिनेशन है। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का वो गैस है वो वहाँ पे लीकेज हुआ था, जिसमें काफ़ी कुछ लोगों का जो कैजुअलिटी है वो देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया का जो फास्टेस्ट जो सोलार इलेक्ट्रिक जो बोट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जिसको अरूर का जो रीजन है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। अरूर कहाँ पे है, केरल के अंदर में है। केरल के अंदर ये बाराकुडा नाम का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे फास्ट ये सोलार इलेक्ट्रिक बोट है जिसको लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि एमिशन को रिड्यूस किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो सोलार एनर्जी उसके ऊपर ये बेस है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आपको अगर याद करना है तो आप देख लेना केरल का जो रामसर साइट है उसको रीड कर लेना। केरल के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप रीड कर लेना अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में रीड करना है। या केरल की कुछ लोकेशंस को देख लेना, जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस है केरल के अंदर में जो आपको के नेम के ऊपर में देखने के लिए मिलती हैं, के नेम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कोचीन है, कासरगोड है, ऐसी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि केरल का मैप जब भी आप यहाँ पे रीड करोगे तो आपका इसका जो कैपिटल है वो कम्प्लीटली सदर्न एरिया के अंदर सिचुएटेड है। तिरुवनंतपुरम का जो एरिया है कम्प्लीटली सदर्न एरिया के अंदर है। कोटायम नाम की एक जगह है जहाँ पे रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। कोटायम नाम की भी एक जगह है केरल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इंडिया ने एनफ किया है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे COP28 के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस किया गया है एडिटोरियल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट एमीटर है। थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल्स हैं, जो यहाँ पे एमिशन है उसका एमीटर का जो स्टेटस है वो दिया गया है। बट अगर हम बात करें पर कैपिटा एमिशन के बारे में तो इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा एमिशन है वो काफ़ी कम है। पर कैपिटा पर पर्सन का जो एमिशन है वो काफ़ी कम है। उसके बिहाइंड का रीजन ये देखिए कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पर पर्सन जो एमिशन है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो COP28 है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि COP28 के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनफ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि COP28 के अंदर क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया गया है। COP28 के अंदर एक तो ट्रांजिशन फेज है उसके बारे में बात की गई है कि हम यहाँ पे जो फोशियल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उसको बेसिकली रिमूव करते हुए, उसको धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ते हुए जो हम यहाँ पे ट्रांजिशन बेस्ड एनर्जी है उसको अडॉप्ट करेंगे। ट्रांजिशन बेस्ड एनर्जी में क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है COP28 के अंदर में। आप देखिए कि COP26 जो कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो के अंदर में। इंडिया के द्वारा किस तरीके से कोल है, कोल वहाँ पे बैन करने की बात की गई थी कि कोल को कम्प्लीटली आप फेज आउट कीजिए। इंडिया के द्वारा उस जो ग्रामर है, जो वहाँ पे जो वर्डिंग है उसको चेंज करवाया गया।
कि फेज इट डाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे ऐड किया गया। इसके अलावा COP 28 के अंदर आपको जो लॉस एंड डैमेज का जो फंड है उसका भी स्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिला है। 700 मिलियन के आसपास जो पैसा है वो उस फंड के अंदर जुटाया जाएगा, जो बेसिकली हमारे एशिया पैसिफिक के या जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर में हेल्प करेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडिया के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है उसके पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ पे चेंज किया गया है, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में तो आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, PLI का नाम का जो स्कीम है वो देखने के लिए मिलता है। फोटोवोल्टिक यहाँ पे सेल्स हो, इसके अलावा आप देखिए कि सोलार जो जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसके रिगार्डिंग में, सोलार हो बैटरी हो, उनकी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इंडिया 80% जो अपना पेट्रोल है उसके इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड है, 50% गैस के ऊपर इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड है, और आप देखिए कि कुछ अमाउंट का जो कोल है वो भी इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो कैसे इंडिया यहाँ पे बेसिकली इस ट्रांजिशन फेज है उसको अचीव करेगा, इसके अंदर हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं, इसके अलावा आप देखिए कि अलग अलग एरियाज के अंदर में जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं उनको बूस्ट किया गया है। जैसे कि जो INDC टारगेट्स है उसके अंदर में हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के जो टारगेट्स है उनको इंक्रीज किया है समय के साथ में, और रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया गया है इंडिया के अंदर में, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें कुछ एरियाज के बारे में भी बताया गया है कि इंडिया के अलग अलग एरियाज के अंदर जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जिसके अंदर में कैसे यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको डील करने के रिगार्डिंग में वो भी यहाँ बताए गए हैं। तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है हमारा, कुछ मैक्सिमम जो एडिटोरियल है आज COP 28 के पर्सपेक्टिव से ही थे। एक यहाँ पे जो इजराइल के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो डिसीजन है उसको भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि न्यूज़ क्लिक नाम का जो वेबसाइट है उसके जो जर्नलिस्ट है उसके सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनको अरेस्ट किया गया था, उनको यहाँ पे सीज किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो CBI का जो मैनुअल है सीजर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पर्सपेक्टिव से, उसको सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पे फॉलो करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि यहाँ पे जब भी किसी जर्नलिस्ट है, कोई एकेडमिक से रिलेटेड कोई पर्सन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर सीज किया जाता है और काफ़ी दिनों तक उसको रिटर्न नहीं किया जाता है तो कम्प्लीटली उसका जो वर्क प्रोसेस है उसको भी ये हार्म करता है। इसके अलावा देखिए कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल डाटाज है, उसका लीकेज भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है KS पुट्टास्वामी केस के थ्रू, इस तरीके से जो पर्सनल डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू काफ़ी सारा जो पर्सनल डाटाज है उसका लीकेज भी यहाँ पे हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि CBI के मैनुअल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसके सीजर का यहाँ पे ज़रूरत है। एजेंसीज को CBI को बताना चाहिए किस तरीके से एजेंसीज को वर्क करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, E-सिगरेट के बारे में है। WHO के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो E-सिगरेट है उसको कंट्रोल करने का ज़रूरत है। E-सिगरेट को यहाँ पे जो सेल है उसका कम से कम हो, क्योंकि इसकी वजह से जो कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं, टोबाको का जो मोर एडिक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, आप देखिए कि 2018 के समय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो E-सिगरेट है उसको बैन कर दिया गया। क्या इंडिया के अंदर इसका यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है? तो स्टूडेंट्स हो सकता है इलीगल वे में इसका यूज़ है वो देखने के लिए मिलता हो, क्योंकि ये स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है E-सिगरेट का कॉन्सेप्ट। और इसको इस तरीके से कह के जो बेसिकली यंगस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है कि आप इसकी वजह से कोई भी निकोटीन इसके अंदर नहीं है, कोई भी इफेक्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक जो निकोटीन डिलीवरी जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी जो सिस्टम्स है उनको यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था, जिसके अंदर E-सिगरेट्स भी हैं 2018 के समय में। E-सिगरेट के अंदर में बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक बैटरी पावर कोई वेपराइजर का जो काम करेगा, जो यहाँ पे टैबोको का जो स्मोकिंग है उसका जो फीलिंग है, जो मिमिक्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर में भी आप देखें कि निकोटीन जो लिक्विड है उसको हीट किया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो निकोटीन बेस्ड जो लिक्विड है उसको हीट किया जाता है। निकोटीन बेस्ड लिक्विड को एज ए जूस के रूप से भी बताया जाता है, जो अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उस जो निकोटीन बेस्ड जो लिक्विड है उसके अंदर में जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल नाम का एक सब्सटेंस है वो ऐड किया जाता है, जिससे कि अच्छे वे में जो वेपर जो क्लाउड है वो वहाँ पे फॉर्म हो। तो प्रोपिलीन जो ग्लाइकोल है उसको ऐड किया जाएगा निकोटीन बेस उस लिक्विड के अंदर में,
और उसी की वजह से यहाँ पे जो निकोटीन का जो एडिक्शन है वो इंक्रीज कर सकता है। ई सिगरेट का जो कॉन्सेप्ट WHO की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया कि ई सिगरेट को बैन करने का ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए कि 2003 का हमारे यहाँ पे टोबाको के पर्सपेक्टिव से कुछ रूल्स भी हैं हमारे गवर्नमेंट के कि किसी भी सिंक के अंदर अगर टोबाको है तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि 75% उसका जो एड के अंदर वार्निंग है वो दिखाया जाएगा कि यहाँ पे टोबाको है, टोबाको की वजह से जो कैंसर है वो हो सकता है। ऐसा 75% जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो बाहर का जो कम्प्लीटली जिसमें पैकेज किया गया है उसके ऊपर ऐसा दिखाया जाएगा। ऐसा हमारे कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में है तो 2013 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है और डैनियल बेरेनबोइम हैं जो बेसिकली अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अबू अवाद है उनको यहाँ पे जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो दिया गया है। आप देखें कि एक तो बेसिकली म्यूजिक के सेक्टर से रिलेटेड है, एक पर्सन एक्टिविस्ट हैं जो पैलेस्टाइन से बिलोंग करते हैं और इनके द्वारा जो इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ के पीस के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ इनके द्वारा किया गया है। अगर हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करें तो 1985 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज आफ्टर द डेथ ऑफ हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उनकी डेथ के बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्या इसके अंदर मॉनेटरी सपोर्ट वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो स्टूडेंट्स मॉनेटरी सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए कि 2022 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज एंड डिसआर्मामेंट का जो प्राइज है वो अभी रिसेंटली दिया गया था, नवंबर के मंथ के अंदर ही उसको हमने डिस्कस किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन है, उसको कोविड-19 के वर्क के समय इनको दिया गया। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी के बाद में इसको यहाँ पे बनाया गया था। हमारे जो CGI सर को कुछ लेटर्स लिखे गए थे कुछ यहाँ पे एडवोकेट्स के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई केस यहाँ पे ऑलरेडी किसी जज को लिस्ट किया गया है तो उसके अंदर में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये CGI सर के द्वारा कहा गया। आप देखिए कि आर्टिकल 124 को हम डिस्कस करते हैं। 124 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में है तो 124 का जो क्लोज 1 है वो बताता है कि जो हमारे CGI सर है जो बेसिकली यहाँ पे मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर का इनको टाइटल है। मास्टर ऑफ रोस्टर के थ्रू आप देखिए कि इनके द्वारा जो केसेज हैं किसी जज को अगर यहाँ पे लिस्ट किया जा सकता है किसी भी केस को, यहाँ पे कोई दो सेपरेट अगर पेटिशन है उनको भी यहाँ पे जो ऐड है वो किया जा सकता है यहाँ पे CGI सर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया और यूक्रेन के बारे में है, आप देखिए कि रसिया के द्वारा काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जिनको अनेक्स किया गया है। आपको इन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, बेसिकली होमवर्क है। आज का जो द हिंदू है उसके अंदर ये जो फोटो है वो मेंशन है, तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में एक बार फिर से इनको देखना कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप देखिए कि 2023 के अंदर जो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं वो पूछ लिए गए थे जिसके अंदर में जो रसिया और यूक्रेन के इस कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में यूक्रेन के अंदर जो सिचुएटेड है उन एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो तुर्किश MP हैं वो एकदम से सडनली यहाँ पे गिर गए थे और गिरने के बाद में आप देखिए कि उनका यहाँ पे जो डेथ है वो हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है वो सामने आए हैं स्टूडेंट। उसके बिहाइंड के कुछ रीज़न ये भी हैं कि जब कोविड-19 के अंदर जब यहाँ पे पर्सनस के द्वारा रेस्ट किया गया था कम्प्लीटली 1 ईयर के आसपास का जो समय है, और आप देखिए कि 1 ईयर के बाद में अचानक से उनके द्वारा जो हेल्थ का यहाँ पे टू मच ओबेसिटी होने की वजह से टू मच यहाँ पे एक्सरसाइज का एकदम से कैरी आउट करना जिसका हार्ट के ऊपर जो अटैक है वो देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर अलग अलग जो रीजन्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है, पर प्रॉपर रीजन नहीं पता है कि क्यों इस तरीके से जो कार्डिक अरेस्ट है, क्यों इस तरीके से जो हार्ट अटैक्स है वो देखने के लिए मिले हैं सडनली यहाँ पे जो गिरना और उसके बाद में अटैक होना। इसके अलावा इसके यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए कि ऐसा कोई अटैक का जो सिचुएशन है तो उस समय में आपके द्वारा क्या कैरी आउट किया जाएगा, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द फिनलैंड के बारे में है। फिनलैंड के द्वारा US के साथ में जो डिफेंस डील्स है उसको डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको फिनलैंड के एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने पोलैंड के बारे में डिस्कस किया था, तो आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर पोलैंड सिचुएटेड है, सपोज कि यहाँ पे पोलैंड है, ये रसिया का पार्ट है, यहाँ पे आप देखिए कि जर्मनी सिचुएटेड है और यहाँ पे यूक्रेन, बेलारूस ये सब कंट्रीज सिचुएटेड है, तो ये बाल्टिक सी का एरिया है। बाल्टिक सी के एरिया के अंदर ही यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पोलैंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि रसिया के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। पोलैंड के साथ में यहाँ पे जो बेसिकली सिचुएटेड है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो स्वीडन सिचुएटेड है।
सॉरी फिनलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे स्वीडन है, स्वीडन के अलावा नॉर्वे है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक आपको जो गल्फ है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसको बोथनिया के गल्फ के रूप से हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इंसर्जेंट्स पर्सनस हैं जिनके द्वारा कोई भी इस तरीके का एक्टिविटी कैरी आउट किया गया है, तो यूके के द्वारा उनको बैन किया गया है। पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में कोई भी उनका एक्टिविटी अगर देखने के लिए मिला है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में है, रिफ्यूजीज़ का जो फंड है उसके पर्सपेक्टिव से यूरोपियन यूनियन के द्वारा मेंबरशिप के रिगार्डिंग भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो आपको यूरोपियन यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि 27 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। आप देखें कि यूरो इसका करेंसी है, बट क्या यूरो जो इसका करेंसी है वो सभी लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है कि स्टूडेंट्स? तो आप देखें कि 19 ओनली कंट्रीज हैं ऐसे जिनके द्वारा यूरो है वो यूज़ किया जाता है एज ए करेंसी के रूप में। अगर हम यूरोपियन यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 1952 के समय एक ट्रीटी ऑफ पेरिस है वो इस्टेब्लिशमेंट में है, जिसमें कॉमन मार्केट है। 6 कंट्रीज़ के द्वारा पहली बार ऐसा जो कॉमन मार्केट है उसके बारे में बात किया गया है, जिसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा आप देखिए कि 1992 के अंदर में मास्ट्रिट नाम का जो ट्रीटी है, जिसको कि ईयू ट्रीटी के नाम से भी हम जानते हैं, 1992 का जो मास्ट जो ट्रीटी है जिसको कि हम ईयू ट्रीटी के रूप से भी जानते हैं। और फिर 2007 के समय लिस्बन का जो ट्रीटी है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया था, तो जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ है, यूरोपियन यूनियन का एक बैंक भी है, इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रशिया यूक्रेन के बारे में आपको ये जो लोकेशन है उनको देखना है। रशिया के द्वारा कहा गया है कि यूक्रेन के अंदर कोई भी पीस है वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। गोल्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, इनका ट्रेड के पर्सपेक्टिव से गोल हो सकते हैं, प्रॉपर एरिया को सिक्योरिटी का गोल्स हो सकता है। आप देखिए कि नाटो का एक एक्ट है वो भी यहाँ पे रीजन था यहाँ पे रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के रिगार्डिंग में, जिसमें बताया गया था कि बेसिकली इस एरिया के रिगार्डिंग में नाटो अपना जो मेंबरशिप है उसको इंक्रीज नहीं करेगा। नाटो क्या है, कलेक्टिव डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम का जो ब्रसेल्स है वहाँ पे हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा है उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।